नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी ठाकुर और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज ही के दिन 1947 को हमारा देश एक आज़ाद देश बना था और साथ में ही 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भी एक आज़ाद देश बना था। तो उस टाइम से लेकर आज तक हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की है इन एवरी फील्ड। ओके, तो आज का दिन हमारे देश की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है। आज ही का वो दिन है जब हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके स्ट्रगल को, उनके जो आइडियल्स थे, और ये भी एनालाइज करना चाहिए कि हम लोग कितना खरा उतर पाए हैं उन आइडियल्स पर। आज अगर हम बात करें इस फ्रीडम फेज़ की, फ्रीडम स्ट्रगल का जो फेज़ था 1857 से लेकर 1947 तक, जहाँ पर हमने डिफरेंट पर्सनैलिटी देखे, उनका डिफरेंट योगदान देखा। चाहे हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की, जहाँ पर सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी हम लोगों को देखने को मिले। उसके बाद हम बात करें सुभाष चंद्र बोस के कंट्रीब्यूशन की, स्वराजिस्ट पार्टी के कंट्रीब्यूशन की, कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रीब्यूशन की, महात्मा गांधी के कंट्रीब्यूशन की। हर एक पर्सनैलिटी का डिफरेंट योगदान है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में और हम लोगों को उसे भूलना नहीं चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट दैट वेयर वी आर टुडे, ओके, एंड वी शुड एक्सेप्ट आवर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स टू एंड मूव अहेड। ओके, आज अगर हम बात करें और एनालाइज करें अपनी इम्प्रूवमेंट को 1947 के बाद आज तक, तो हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली हर एक फील्ड में बहुत अच्छा किया है। हम बात करें चाहे स्पेस की, हम बात करें चाहे साइंस में इनोवेशंस की, हमारे पास हमारे इंडिया में महान साइंटिस्ट जैसे सीवी रमन, ओके, सत्येंद्र नाथ बोस। हम बात करें स्पेस एक्सप्लोरेशन की, वी वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर द साउथ पोल ऑफ द मून। ओके, हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हर एक नई तकनीक में हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो एज़ पर वर्ल्ड जीडीपी 2024 हम देश की हम पूरी दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड आते आते 2030 तक हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। और ये सब हम लीड करेंगे आगे हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए। वो हमारा जो टारगेट है 2047 का, कि 2047 तक हमारा देश एक फुल डेवलप्ड कंट्री बन जाए, एक विकसित भारत। अगर हम बात करें पॉलिटिकली हम लोग कितना अचीव कर पाए, कितना हम लोग डेवलप कर पाए अपने आप को, तो पॉलिटिकली वी हैड एक्वायर्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, नॉट इवन इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और हम अगर बात करें अपने नेबरहुड की, जैसे कि आप देखते होंगे 2021 में तालिबान ने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। रिसेंटली इंसिडेंट जो बांग्लादेश में क्राइसिस हो रही है, म्यांमार में जो मिलिट्री कू है, और बात करें हम 2022 की श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस की, और लास्ट ईयर के पाकिस्तान के इलेक्शन की। कहने का मतलब है कि हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है बहुत ही डिस्टेबल हो चुका है, और इस डिस्टेबिलिटी के बीच में भी हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड किए हैं, नॉट इवन इन द साउथ एशिया रीजन बट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल कंडीशंस में हमारी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और वेरी इन्फ्लुएंस पोजीशन दैट इज़। ओके, अब बात आता है क्या सिर्फ आज़ादी के बाद देश को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डेवलप करना ही आज़ादी का मकसद होता है, और या यही हमारा फ्यूचर है? हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम लोगों को डिफरेंट फ्रीडम्स दिए, डिफरेंट लिबर्टी, इक्वालिटी, ओके, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और जो इंश्योर करते हैं कि हम सोशली पॉलिटिकली अपने आप को एक डिग्निफाइड तरीके से अपने आप को उठाएं और अपने पोटेंशियल को फुल यूज़ करें, अपने आप को एक रियल ह्यूमन बीइंग बनाएं और अपने पोटेंशियल को अपने आप को प्रूव करें। तो ये सब फंडामेंटल राइट, ओके, जितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और इतने सारे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं ताकि उस देश का, मतलब हमारे देश का हर एक नागरिक डिग्निफाइड से जी सके, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ओके, उसको इकोनॉमिकली जस्टिस हो, उसको सोशली जस्टिस हो, उसको पॉलिटिकली उसके साथ जस्टिस हो। नाउ द क्वेश्चन राइज, क्या हम वो समाज बना पाए हैं या नहीं? हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। क्या आज हमारा देश कम्युनल वायलेंस,
ओके, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन, क्या इन सब बीमारियों से मुक्त हो पाया है या नहीं? हम लोगों को अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम है और कहाँ पर ही कमी रह गई। सरदार भगत जी की मुझे एक लाइन याद आ रही है, वो कहते थे कि आज़ादी का मतलब सिर्फ पावर ट्रांसफ़र नहीं है, पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉलोनियल टू सम इंडियंस। आज़ादी का मतलब होता है कि जिस देश में हर एक नागरिक, वो चाहे किसान हो, चाहे आपका लेबरर्स हो, चाहे डेली वेज वर्कर हो, नीचे ऊपरे हर तबके के लोगों को समानता का अधिकार मिले और सबको डिग्निफाइड लाइफ मिले। डिग्निफाइड इन द सेंस कि कोई किसी के साथ ना कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ना इकोनॉमिकली कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, ना कोई क्लास कास्ट के नाम पर कोई भेदभाव हो। हम लोगों को अपने आप से पूछना चाहिए क्या हम वो कंडीशन या वो कंट्री बना पाए हैं या नहीं। हम बात करते हैं कि देश में कभी भी चेंज की अगर बात हो तो वो देश का यूथ इनिशिएट करता है, और आज फॉर्चुनेटली वी आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। देश की अधिकतर जनसंख्या आज यंगेस्ट ब्रैकेट में है, और देश का जो यूथ होता है वो उसकी बैकबोन होता है। कहने का मतलब है कि यूथ किसी भी देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। और जिस फेज से हम अभी गुजर रहे हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये जो विंडो होती है किसी भी देश की हिस्ट्री में एक बार आती है सिर्फ। जैसे कि 1990s में चाइना के पास था वो, जब उनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन शेयर जो था यूथ थी, और अर्ली 90s की बात करें तो वहाँ पे यूएसए की हमारे पास रोल देखने को मिलता है। तो इन कंट्रीज़ ने जिस टाइम इनके पास यंगेस्ट पॉपुलेशन थी, ट्रिमेंडस ग्रोथ की। अब ये हमारा टाइम है। बट दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स आई हैव टू सी दैट देर आर मैनी प्रॉब्लम्स स्टिल इन द लाइफ ऑफ यूथ। एक यूथ आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। वो एक विशियस सर्कल में फंस गया है, द विशियस सर्कल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी, लो स्किल लेवल, और साथ में ही उसके पास नशे की चपेट में वो बहुत ही ज़्यादा उसमें इंडल्ज हो गया है, मैक्सिमम यूथ। नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई सो। ओके, इनइक्वालिटी की बात करें हम अपने देश में, हमारे देश में जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से देश की 23% की जो वेल्थ है वो टॉप 1% लोगों के पास है सिर्फ। अब आप खुद सोचिए अपने दिमाग में, यंग पॉपुलेशन ऑफ द नेशन, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, पॉवर्टी प्रॉब्लम, ओके, लो स्किल लेवल, इन सब पैरामीटर्स, ये सारे पैरामीटर्स एक साथ घूम रहे हैं, और इस पैरामीटर से देश के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है, और जो देश को डिस्टेबिलिटी की ओर ले जा सकता है। इस पर मुझे एरिस्टोटल की एक लाइन याद आ रही है कि पॉवर्टी इज़ द पेरेंट फॉर द रेवोल्यूशन और क्राइम। जो पॉवर्टी होती है, देश में जो गरीबी है, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, देश में, हमारे देश में अभी भी गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो गरीबी या तो क्रांति को जन्म देगी या क्राइम को जन्म देगी। कहने का मतलब या तो उससे समाज में बहुत ही डिस्टेबिलिटी आएगी, ना शांति होगी, ओके, या उस गरीबी अगर उसको राइट डायरेक्शन में लोगों को मोटिवेट किया जाए, ओके, उनको मोबिलाइज किया जाए राइट डायरेक्शन में, तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइज, हमारे पास यंगेस्ट पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लैक द स्किल, ओके, लैक द कॉन्फिडेंस, ओके, लैक द नॉलेज। इस कंडीशन में हम फिर ब्लेम करते हैं कि वाई वी डू नॉट हैव सो मच इनोवेशंस। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड इंडिया। ओके, चाइना के जो पेटेंट्स हैं हम लोगों से 25 टाइम्स लार्जर हैं। कहने का मतलब कि अगर इंडिया एक पेटेंट फाइल करता है, पेटेंट फाइल इन द सेंस कोई एक इनोवेशन करता है, किसी नए रिसर्च का पेपर निकालता है, तो चाइना वैसे 25 निकालता है। और बात करें हम वाई देर इज सो मच पुअर परफॉर्मेंस इन द ओलंपिक्स, द रीजन इज सेम गाइस। नाउ द क्वेश्चन राइज, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है, वी एक्सेप्टेड दैट आवर यूथ इज हैव लो स्किल, हमारे देश में यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हमने बात कर दी अनएम्प्लॉयमेंट है, हमने बात कर ली पॉवर्टी है, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन क्वालिटी है मैनी स्कूल्स में, ठीक है, हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। देयर आर मैनी पार्ट्स इन द कंट्री स्टिल हु डू नॉट हैव क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशन, वी एक्सेप्टेड इट। सो नाउ क्वेश्चन राइज, सो व्हाट नेक्स्ट? सो अब नेक्स्ट क्या? सो लेट्स डिस्कस गाइज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज हाउ टू मूव फॉरवर्ड and let's mobilize the people in the right direction. So let's talk about the first thing that we have to change, that is system.
वी ऑलवेज ब्लेम। आई फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी भी एक नॉर्मल पीपल को पूछूं कि ये जो देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ही विल सिंपली आंसर मी, हमें सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम गलत है। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, सिस्टम गलत नहीं है, ये जो सिस्टम में लोग बिठाए गए हैं ये गलत है। मैं आपको फॉर एग्जांपल, आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करिए। आज पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी लोग बैठते हैं वो लोग हम ही चुनते हैं, हम ही उनको चुनकर भेजते हैं। कई बार हम रॉन्ग चॉइस इसलिए अपनाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट आवर राइट्स, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, ऑल दीज थिंग्स। अब देखिए आप, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, 40% सिटिंग एमपी इन आवर पार्लियामेंट, उन पर क्रिमिनल केसेस चले होते हैं एज पर एडीआर रिपोर्ट। अब आप खुद सोचिए कि 40% एमपी जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, जो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं, उन पर खुद क्रिमिनल चार्जेस चले हुए हैं। अब आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 10th फेलियर से ही विल प्रोवाइड यू द गुड पॉलिसीज, ही विल प्रोवाइड यू द गुड नेशन। अगर मान लीजिए उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव सेटअप अच्छा है, ठीक है, उन्होंने अच्छी पॉलिसीज बना ली, बट समटाइम्स लीडर शेप्स इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट पर्सन। एंड सेकेंड थिंग इज नेपोटिज्म इन द पॉलिटिक्स सिस्टम। कई बार बहुत ही अनडिजर्वेबल लोग पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत ही एक प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, और जिस वजह से वो पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, ओके, वी शुड अंडरस्टैंड अवर पावर, लेट्स वेनिश ऑल द अनडिजर्वेबल पीपल फॉर द सिस्टम, ओके। ये इनिशिएटिव यूथ को ही उठाना पड़ेगा। जब इलेक्शन के टाइम आ गए तब सबको अवेयर होना पड़ेगा, बिकॉज आज के समाज में इंडिविजुअलिटी का समाज है आज, जहाँ पे हम लोगों को खुद की डिग्निटी के बारे में सोचना चाहिए। और आज की मैं मानता हूँ कि हमारे देश में हर किसी को सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इक्वालिटी का अधिकार है, और उसको जीना चाहिए और छीनना चाहिए अगर कोई नहीं दे रहा है तो। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इतना नेपोटाइज्ड पीपल है, ठीक है, इस पर मुझे एक लाइन याद आ रही है चाणक्य की, और उनकी नीति को हमें फॉलो करना चाहिए। द ग्रेट टीचर चाणक्य कहते थे कि व्हेन एन अनडिजर्वेबल मैन बिकम द किंग ऑफ एनी किंगडम, ही विल डिस्ट्रॉय द होल किंगडम, सो इट्स बेटर टू डिस्ट्रॉय हिम अलोन इंस्टेड ऑफ होल किंगडम। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब कोई अनडिजर्वेबल राजा किसी भी राज्य का राजा बनता है तो वो उस राज्य का विनाश निश्चित कर लेता है। तो इसीलिए उस टाइम पर बेटर यही होता है कि उस राजा को डिस्ट्रॉय कर लें इंस्टेड ऑफ होल राज्य। कहने का मतलब है कि उस राजा को डिस्ट्रॉय करना अच्छा है उस राज्य के खातिर, कि राज्य बड़ा है किसी भी एक राजा से। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी ऑर्थोडॉक्सी और ट्रेडिशनल मेंटेलिटी है कि ये जो पावर में, इन्हीं को पावर में रहने दो चाहे जो मर्जी हो रहा है। सो गाइज वी हैव टू कम अप फ्रॉम दैट। So we have to change system, and system will change from the people, because governance is demand driven. We have to change ourselves, we have to change the system, so that there should be quality person on the position, the person who know that what's going on in the world, और वो उस वर्ल्ड चेंज के हिसाब से और जो फ्यूचर में क्या कंडीशन आ रही है उस हिसाब से पॉलिसीज बनाए। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन सिस्टम की। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो किसी की लाइफ और देश की दशा और दिशा दोनों ट्रांसफ़र कर सकता है। अब बात करें जैसे कि अभी जो एक्यूमुलेटेड यूथ है, इतना सारा यूथ जो कंप्लेंट करे अनएम्प्लॉयमेंट की, लो स्किल की, ऑल दीज थिंग्स, ये सब उसी एजुकेशन सिस्टम से गुजर कर आए हैं, ठीक है। इन्होंने 12-13 साल, ये 12-13-15 साल एजुकेशन सिस्टम के अंदर से बाहर निकले हैं, ठीक है। और उस एजुकेशन सिस्टम से जहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रैक्टिकलिटी इन द एजुकेशन वाज वेरी लेस, वोकेशनल ट्रेनिंग वाज वेरी लेस। सो ये सब सिस्टम से आया हुआ यूथ, इट्स नेचुरल टू हैव द लैक ऑफ स्किल, okay, to lack of the skill what is required in the today's world. Like today we are moving in the artificial intelligence, okay, software region, we are moving in the machine learning era. So we need something innovative things and creative mind in our youth. जो अब तक हो गया उसको हम बदल नहीं सकते, but what can come next that we can definitely change. Like हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, this is the best policy and this will revolutionize our education system. बिकॉज ये जो एजुकेशन पॉलिसी अभी नई आ रही है, इट विल रेवोल्यूशनाइज आवर एजुकेशन सिस्टम, यूथ एंड आवर स्टूडेंट्स, जहाँ पर वोकेशनल ट्रेनिंग को, स्किल डेवलपमेंट को, गेम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। अब बात करते हैं, ठीक है, अभी तक
सिस्टम तो चेंज हो ही रहा है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी उससे चेंज आएगा। क्या ये डेफिनेट है? नो दोस्तों। कई बार सिर्फ पॉलिसी चेंज इज़ नॉट एवरीथिंग। इन दिस एजुकेशन सिस्टम वी हैव टू चेंज अनदर प्रॉब्लम ऑल्सो। वो है टीचर और स्टूडेंट के एटीट्यूड की प्रॉब्लम। कहने का मतलब व्हाट डज आई मीन दैट टीचर और स्टूडेंट का एटीट्यूड। लेट मी टेक मेरे को एक स्मॉल सा एग्जाम्पल लेने दीजिए आप। मैं पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज तक मैं जितने भी टीचर्स के पास पढ़ा हूँ उनमें से 98% टीचर जो थे वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते थे और अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल में डालते थे। नाउ द सिंपल क्वेश्चन राइज वाई। ये सिंपली ये इंडिकेट करता है कि उनको अपने एज अ पेरेंट्स दे थिंक दैट देयर चिल्ड्रन शुड गेट गुड एजुकेशन, बट वो ये नहीं सोचते कि हम भी तो इतने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए मैं अपने बच्चों को किसी गवर्नमेंट स्कूल में डालता, वहाँ भी तो मेरे जैसा ही कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, उसके पास भी मेरे जैसी स्किल होगी, मेरे जैसा नॉलेज होगा। व्हाट, इस प्रॉब्लम को सिंपली बोलते हैं पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम। जिस दिन वो टीचर अपने बच्चे को भी किसी अपनी जैसी गवर्नमेंट स्कूल में डालेगा ना जहाँ वो पढ़ा रहा है, उस टाइम वो इस प्रॉब्लम को पर्सनलाइज्ड फील करेगा कि नहीं यार, मेरा बच्चा भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा, सो आई शुड बी वेरी कॉन्शियस और आई शुड बी वर्किंग वेरी हार्ड। फर्स्ट प्रॉब्लम इज दिस टीचर एटीट्यूड प्रॉब्लम, दैट वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे और अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में कोई डिफरेंस है। नो गाइस, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड टीचर शुड चेंज देयर एटीट्यूड, बिकॉज जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं वो भी उन्हीं के बच्चे हैं और हर एक गवर्नमेंट टीचर अच्छा होता है। बस इस मेंटिलिटी की वजह से वो इस प्रॉब्लम को पर्सनलाइज्ड फील नहीं करते और ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए टीचर में। दूसरी प्रॉब्लम है स्टूडेंट एटीट्यूड। स्टूडेंट क्या समझता है, वो जब भी दिस ड्यू कोर्स ऑफ द एजुकेशन वो सोचता है कि obtaining द गुड मार्क्स लाना, अच्छी पोजीशन इन द क्लास इज़ द श्योरिटी ऑफ इज कैरियर। नो गाइस, आज की दुनिया में वर्ल्ड चेंज हो चुका है। वी नीड द क्वालिटी एजुकेशन टुडे, वी नीड द स्किल्ड पर्सन टुडे, वी नीड द क्रिएटिव पर्सन टुडे। वो ज़माना गया जब आपको एक किताब याद होती थी और आपका कैरियर सेट था। नाउ वी नीड सम इनोवेशंस, वी नीड द स्टार्टअप्स। और आज तो हमारा जो वर्ल्ड है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर देखिए, मान लीजिए आप आज भी कॉम्पिटिट कर सकते हैं विद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। फॉर एग्जाम्पल दिस न्यू इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आप कोई भी अपना मटेरियल बनाए, अपने आप को रजिस्टर करिए उस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, आपकी क्वालिटी है उस प्रोडक्ट में, वो बिकेगा। बिकॉज एजुकेशन, mainly the theoretical education will not ensure your career, okay? the practicality in the education will ensure the skill development that you will acquire in that course will ensure your career. So we have to change, guys, education system, because when the youth will change, when the nation children will change, they will automatically change the nation's political system, health system, education system, social system, everything. There will be no discrimination, because history tells us हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट इट सेल्फ। कहने का मतलब है कि जो हिस्ट्री में आज तक हुई है, अगर हम उनको समझेंगे तभी हम उन प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएंगे। तो दोस्तों, आइए एक साथ मिलकर, एकजुट होकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और बनाते हैं एक नया भारत, एक श्रेष्ठ भारत, और अपनाते हैं और फुलफिल करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल्स थे। इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।